मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। दो आदमी कुछ डिलेज के बारे में बात कर रहे हैं। जो आदमी इस सिचुएशन से परेशान है वो बॉस है। थोड़ी देर बाद जॉन अपनी कार चला रहा होता है और रेडियो पर एक इंटरस्टेलर कॉमेट के बारे में सुन रहा होता है जो जमीन के करीब से गुजरने वाली है। वो एक सबर्बन इलाके में पहुंचता है और एक घर की तरफ जाता है, लेकिन अंदर जाने में हिचकिचाता है। जब वो अंदर जाता है तो एक रूम में एक औरत ट्रेडमिल पर देखी जाती है। ये उसकी बीवी एली है। दोनों के दरमियान उनके बच्चे नेथन और उसके बर्थडे पार्टी को लेकर ऑकवर्ड बातचीत होती है। उनका बेटा आता है और अपने बाप को देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं और एक ड्राइंग के बारे में बात करते हैं जो उसने आने वाले कॉमेट क्लॉक के मुतालिक बनाई होती है। जब वो दोनों बेड पर लेटे होते हैं तो ये समझ आता है कि लड़का डायबिटिक है। वो जॉन और उसकी माँ की अलग रहने की बात भी करते हैं। बाद में तीनों लिविंग रूम में बैठे न्यूज सुन रहे होते हैं कॉमेट के बारे में। ये इंटरस्टेलर जिस्म तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है और इसके पीछे बर्फ के कई टुकड़े होते हैं। उस रात जॉन वापस घर में मूव करता है और गेस्ट रूम ले लेता है। अगली सुबह वो दोबारा न्यूज सुन रहा होता है कॉमेट के बारे में। वो कह रहे हैं कि कॉमेट के कुछ हिस्से जमीन पर गिरेंगे, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब वो अपकमिंग पार्टी के लिए ग्रिल साफ कर रहा होता है तो एली अंदर आती है और कहती है कि उसे स्टोर से कुछ चीजें लानी है। जॉन अपने बेटे को साथ ले जाता है। जब वो पार्किंग लॉट में होते हैं तो सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। वो कॉमेट को जमीन की तरफ आते देखते हैं। स्टोर के अंदर जब वो शॉपिंग कर रहे होते हैं तो जॉन के फोन पर एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है। फिर एक ऑटोमेटेड कॉल भी होती है। स्टोर में किसी और को ये अलर्ट नहीं मिलता। उसे बताया जाता है कि उसकी बीवी का और उसके बेटे का इमरजेंसी शेल्टर रिलोकेशन के लिए इंतखाब किया गया है। घर के टीवी पर भी यही अलर्ट दिखाया जाता है, लेकिन एली इसे नहीं देखती। जॉन फौरन स्टोर से निकलता है अपने बेटे के साथ। जब वो घर जा रहे होते हैं तो मिलिट्री व्हीकल्स और प्लेन्स दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो लोग पार्टी के लिए इकट्ठे हो चुके होते हैं। जॉन किचन में जाकर एली से बात करता है और पूछता है कि क्या उसे भी ये अलर्ट मिला। वो इसे सिर्फ एक टेस्ट समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जॉन उसे मिलिट्री के बारे में बताता है। रास्ते में जो कुछ उसने देखा था उस पर शक करते हुए दोनों वापस लिविंग रूम में आते हैं। सब लोग न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कॉमेट का एक हिस्सा अटलांटिक ओशन में गिरने वाला है। कोई भी परेशान नहीं होता जब टीवी स्क्रीन पर कॉमेट का फ्रैगमेंट दिखाया जाता है। बच्चे एक्साइटेड होकर काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। जब वो 1 तक पहुंचते हैं तो सब स्प्लैश देखने का इंतजार करते हैं। कुछ पलों के लिए कुछ नहीं होता, फिर हल्का सा अर्थक्वेक महसूस होता है और जॉन घर से बाहर निकलता है। वो देखता है कि परिंदों का एक झुंड तेजी से उड़ रहा है। अचानक एक जबरदस्त शॉकवेव उसे लगती है जो घर के अंदर भी महसूस होती है। वो वापस अंदर आता है और सब लोग डरे हुए होते हैं, मगर अब भी न्यूज सुन रहे होते हैं। न्यूज कास्टर अनाउंस करता है कि कॉमेट का टुकड़ा फ्लोरिडा के एक शहर से टकराया है और इसकी शॉकवेव हजारों माइल्स तक महसूस की गई है। पूरा शहर तबाह हो चुका होता है और न्यूज पर एक ऑर्बिटल शॉट दिखाया जाता है जिसमें कॉमेट को जमीन से टकराते हुए दिखाया जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या और टुकड़े भी जमीन से टकराएंगे। इसी दौरान जॉन को एक और प्रेसिडेंशियल अलर्ट मिलता है। कॉल उसके फोन और टीवी दोनों पर चलती है जिससे सब लोग मैसेज सुन सकते हैं। कोई और यही मैसेज नहीं पा रहा होता। मैसेज ये बताता है कि जॉन अपने अलावा किसी और को शेल्टर नहीं ले जा सकता, सिर्फ अपनी फैमिली को ले जा सकता है। उसके फोन पर एक सिक्योरिटी कोड आता है जो उसे प्लेन में एंटर करने के लिए चाहिए होता है। बाकी लोग पैनिक में निकल जाते हैं जबकि जॉन और एली अपनी चीजें पैक कर रहे होते हैं, ये सोचकर परेशान कि क्या उनके पास लड़के के लिए काफी इंसुलिन है या नहीं। बच्चा अपने दादा के बारे में पूछता है। एली खाना तैयार कर रही होती है और साथ ही टेरिफाइंग न्यूज सुन रही होती है। जॉन नेथन को लेने जाता है जो कहता है कि आसमान आग में जल रहा है। जब वो ड्राइववे से निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनके किसी भी दोस्त को वही कॉल नहीं मिली। उनका एक दोस्त बताता है कि न्यूज कह रही है कि कॉमेट का एक बड़ा हिस्सा जो प्लैनेट किलर कहलाता है 2 दिनों में जमीन से टकराने वाला है। जब वो निकल रहे होते हैं एक और पड़ोसी उनकी तरफ भागता है और
अपनी बेटी को साथ ले जाने की भीख मांगता है। जॉन इनकार कर देता है और वो लोग निकल जाते हैं। कार में वो झगड़ा करते हैं कि अगर वो उस लड़की को साथ ले भी जाते तो भी शायद उसे एयरबेस पर एंट्री ना मिलती। जब वो रास्ते में होते हैं तो लोग स्टोर्स लूट रहे होते हैं। अचानक वो एक बड़ा ट्रैफिक जैम देखते हैं जो हाईवे पर लगा होता है। जॉन दूसरी तरफ से निकलता है और एक साइड रोड ले लेता है। रेडियो पर न्यूज सुन रहे होते हैं कि मजीद कॉमेट के टुकड़े गिर चुके हैं और भी इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड हैं जो पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं या फिर एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट भी कॉज कर सकते हैं। वो लोग एयरबेस पहुंचते हैं जो मिलिट्री की हिफाजत में होता है। बहुत से लोग दरवाजों के बाहर जमा होते हैं क्योंकि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता। जॉन और उसकी फैमिली भीड़ को धक्के देकर आगे बढ़ते हैं और जो बारकोड उन्हें मिला होता है उसके जरिए उन्हें एंट्री मिल जाती है। अंदर जाने के बाद उन्हें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्ट बैंड्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अपनी सारी चीजें एक छोटी बैग में डाल दे। अचानक उन्हें एहसास होता है कि नेथन की इंसुलिन खो गई है। जॉन तुरंत कार से लेने के लिए वापस जाता है। इस दौरान एली सोल्जर्स को अपने शौहर के बारे में बताने जाती है, लेकिन उसके साथ ही वो बेटे की डायबिटीज के बारे में भी बता देती है जो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। उसे एक सुपीरियर ऑफिसर के पास ले जाया जाता है जो उसे बताता है कि क्रोनिक कंडीशन वाला कोई भी शख्स प्लेन में नहीं जा सकता। एली बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे मना कर दिया जाता है और उसे और उसके बेटे को बेस से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ जॉन वापस आता है और प्लेन्स की तरफ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी बीवी और बेटा बाहर निकाले जा चुके हैं। वो एक ऐसे प्लेन में चढ़ जाता है जो टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। वो एली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। एक पैसेंजर उसके हाथ में इंसुलिन देखकर उसे बताता है कि क्रोनिक इलनेस वालों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जॉन पैनिक में आ जाता है और प्लेन से निकलने की गुजारिश करता है। अचानक बेस पर लोग धावा बोल देते हैं और मिलिट्री पर फायरिंग शुरू हो जाती है। जिस प्लेन से जॉन निकल रहा होता है उसमें फ्यूल लीक होता है। वो तुरंत सबको बाहर निकलने के लिए कहता है और वहाँ से भाग जाता है। प्लेन जोरदार धमाके से फट जाता है जो एक चेन रिएक्शन कॉज करता है। जॉन को पता चलता है कि उसकी फैमिली को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस वक्त एली और नेथन ऑलरेडी वापस कार में होते हैं और नेथन की इंसुलिन भी कम हो रही होती है। बेस के सामने का केओस बढ़ता जाता है जिसकी वजह से जॉन को कार तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एली का एक मैसेज मिलता है कि वो नेथन को अपने वालिद के घर ले जा रही है। जॉन तुरंत उनके पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में एली और नेथन एक फार्मेसी जाते हैं। वो नेथन की ब्लड शुगर चेक करती है और उसके लिए इंसुलिन ढूंढने लगती है। अचानक एक गैंग अंदर घुस जाता है और गोलियां चलानी शुरू कर देता है जिसमें आसपास के लोग मर जाते हैं। एली और नेथन किसी तरह भागकर एक कार में शरण ले लेते हैं। वहाँ कुछ लोग उन्हें उनके डैड के घर तक का आधा सफर करवाने के लिए तैयार होते हैं, मगर जो कपल एली के साथ कार में होता है वे बहुत जल्दी अजीब बिहेव करने लगते हैं। आखिरकार वे उसे जबरदस्ती कार से बाहर फेंक देते हैं, उसकी रिस्ट बैंड ले लेते हैं और नेथन को साथ लेकर भाग जाते हैं, एली को हाईवे पर अकेला छोड़कर। दूसरी तरफ जॉन को नॉर्थ की तरफ जाने के लिए एक राइड मिल जाती है। ट्रक के अंदर जॉन एक आदमी कॉलिन से बात करता है जो उसे बताता है कि वे लोग कनाडा जा रहे हैं। वहाँ एक ड्राइवर किसी ऐसे शख्स को जानता है जो प्लेन अरेंज कर सकता है और लोगों को शेल्टर्स तक ले जा सकता है। मालूम होता है कि मिलिट्री ने ग्रीनलैंड में शेल्टर्स सेटअप किए हैं। वो आदमी जॉन से कहता है कि अपनी फैमिली ढूंढो और कनाडा में मिलो ताकि वे किसी प्लेन में जा सके। लेकिन ट्रक में एक और शख्स जॉन की रिस्ट बैंड पर नजर रखता है और उसे जबरदस्ती लेने की डिमांड करता है। जब जॉन मना करता है तो एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी इंटेंस होती है कि ट्रक हिलने लगता है और आखिरकार कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो जाता है। जो लोग ट्रक के पीछे बैठे होते हैं वे सब बाहर गिर जाते हैं, लेकिन फाइट फिर भी रुकती नहीं और जॉन आखिरकार उस शख्स को मार डालता है। कॉलिन भी इस क्रैश में जान गंवा बैठता है। दूसरी तरफ एली एक और राइड मिलने के बाद उस बेस की तरफ जाती है जहां वे लोग नेथन को लेकर गए होते हैं। नेथन अभी भी उन्हीं लोगों के साथ होता है जब वे एयरपोर्ट बेस पर पहुंचते हैं। जब पहला सिक्योरिटी चेक होता है नेथन तुरंत सोल्जर को बता देता है कि ये लोग उसके असली वालिदैन नहीं हैं। सोल्जर तुरंत उन लोगों को पकड़ लेता है और उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है, जबकि नेथन को अंदर ले जाया जाता है। बाद में
जब एली बेस पर पहुंचती है तो वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक नेथन को ढूंढती है, एक मेडिकल यूनिट से दूसरी तक भागती है। आखिरकार वो उसे ढूंढ लेती है और नर्स उसे बताती है कि नेथन को इंसुलिन दिया जा चुका है। नर्स एली से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ताकि किसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट से उसके वालिद के शहर भेज सके, साथ ही वो नेथन के लिए ज्यादा दवाइयाँ भी दे देगी। दूसरी तरफ जॉन एक घर में छुपकर पानी और खाना ढूंढता है। उसे तुरंत ख्याल आता है कि न्यूज देखनी चाहिए। टीवी पर देखने के बाद उसे मालूम होता है कि असली इम्पैक्ट सिर्फ 24 घंटों के अंदर एक्सपेक्टेड है। जॉन एक घर में छुपकर चाबियां ढूंढता है और एक परिवार की काम मिलने के बाद उसे लेकर तुरंत एली के वालिद के घर निकल पड़ता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके ससुर अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे हैं। जॉन उनसे एली और नेथन के बारे में पूछता है। दोनों फैसला करते हैं कि अपनी पुरानी नफरत भुलाकर मिलकर एली और नेथन को ढूंढने में मदद करें। दूसरी तरफ एली और नेथन एक गैस स्टेशन पर रुककर घर कॉल करते हैं। जॉन और उसके वालिद तुरंत उनको लेने निकलते हैं और आखिरकार पूरी फैमिली एक साथ वापस आ जाती है। घर जाने के बाद सबको यकीन हो जाता है कि जॉन को जो ग्रीनलैंड शेल्टर्स की मालूमात मिली थी वो सच है। वो एली को कन्विंस कर लेता है कि उन्हें कनाडा जाना चाहिए और वहां जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। सब लोग सफर की तैयारी करते हैं मगर एली के वालिद को साथ ले जाने पर राजी नहीं कर पाते। अचानक एक बड़ा टुकड़ा कॉमेट का जमीन पर गिरता है जो सबको तुरंत निकलने पर मजबूर कर देता है। एली के वालिद जॉन को एक बंदूक देते हैं और अलविदा कहकर वहीं रुक जाते हैं। गाड़ी चलाते वक्त जॉन और एली एक दूसरे से दोबारा इमोशनल तौर पर जुड़ने लगते हैं और वादा करते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे। रास्ते में एक ब्लॉकेड आता है, तभी कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। जॉन तुरंत लाइन से बाहर निकलता है मगर डेब्री हर जगह गिर रही होती है। एली तुरंत नेथन को कवर करने के लिए बैक सीट में चली जाती है जबकि जॉन जल्दी से किसी सुरक्षा वाली जगह ढूंढने लगता है। वो एक ब्रिज के करीब रुकते हैं जहां और लोग भी छुपे होते हैं मगर जॉन तुरंत एक जलती हुई गाड़ी में फंसे एक आदमी को बचाने के लिए भाग जाता है। रात होने के बाद वो अपना सफर जारी रखते हैं और आखिरकार कनाडा के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एयरपोर्ट ढूंढने के दौरान वो रेडियो सुनते हैं और मालूम होता है कि अब बड़ा टुकड़ा कॉमेट का गिरने वाला है जो जमीन पर ज्यादा से ज्यादा 75% जिंदगी तबाह कर देगा। जब वो एयरपोर्ट के करीब पहुंचते हैं तो एक प्लेन को उड़ाते और दूसरे को टेक ऑफ के लिए तैयार देखते हैं। जॉन तुरंत दूसरे प्लेन के पीछे भागता है और उसके बिल्कुल सामने गाड़ी रोक देता है ताकि पायलट उसे रोकने पर मजबूर हो जाए। पायलट पहले उनको ले जाने से इनकार करता है क्योंकि उसका प्लेन पहले से फुल होता है मगर आखिरकार जॉन उसे मना लेता है। प्लेन के अंदर जॉन को एक सपना आता है पुराने अच्छे वक्तों का, मगर जब वो जागता है तो देखता है कि प्लेन ग्रीनलैंड के करीब पहुंच रहा होता है। सराउंडिंग्स देखने पर सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अचानक एक बड़ा टुकड़ा पानी में गिरता है और एक शॉकवेव क्रिएट करता है जो प्लेन तक आ जाती है। इसके वजह से दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं और पायलट मुश्किल से प्लेन को हवा में संभालने की कोशिश करता है। प्लेन हवा में ग्लाइड करते हुए स्मूथली लैंड कर लेता है मगर ग्लेशियर से टकरा जाता है। टक्कर की वजह से पायलट्स फंस जाते हैं और जॉन चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाता। वो देखता है कि एक मिलिट्री प्लेन सिर्फ 1 माइल दूर लैंड कर रहा है तो वो तुरंत प्लेन के लोगों को उस तरफ ले जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक मिलिट्री ट्रक उन सबको शेल्टर तक ले जाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हो रहे होते हैं प्लैनेट किलर कॉमेट जमीन से टकरा जाता है। असर सिर्फ चंद मिनटों में पहुँचने वाला होता है और लोग और भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो शेल्टर के अंदर होते हैं तो इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वक्त एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उनका गुजरा हुआ वक्त खुशगवार था। 9 महीने बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है, शहर बिल्कुल बर्बाद हो चुके होते हैं। एक रेडियो सिग्नल सर्वाइवर्स को ढूंढ रहा होता है और किसी से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेता है। रेडियो पर बताया जाता है कि अब धूल बैठ चुकी है और कहीं भी रेडिएशन नहीं है। शेल्टर के दरवाजे खुलते हैं और दिखाया जाता है कि वो सब जिंदा हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है लेकिन उम्मीद का एक नया निशान दिखाई देता है जब एक परिंदा आसमान में उड़ता नजर आता है। जहाँ जहाँ सर्वाइवर्स हैं, रेडियो सिग्नल्स उनके आपस में बात करने का पता देते हैं। पूरे प्लेनेट पर अब भी लोग जिंदा हैं और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।